आज हम एक जातक की हॉरोस्कोप पर चर्चा करेंगे। कब होगी मेरी शादी। और कुछ विचार इस तरह का है कि हम अपने दर्शकों को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हॉरोस्कोप पढ़ी जाती है बताएं। और राजेश ओबराय जी शुरू में वो स्टेप्स बता दें आज नहीं, की। सुधीर जी हमने हाँ हाँ। सुधीर जी हमने जहां तक सीखा है या देखा है, जी जी। ये बताना काफी आसान है कि शादी होगी या नहीं होगी। और ये भी किसी हद तक मालूम चल जाता है कि जल्दी होगी या ठीक टाइम पे होगी या देरी से होगी। हो सकती है वीनस की दशा में, हो सकती है इतनी ज्यादा दशाएं आसपास आ जाती हैं ना, तो एंड मे बी टुगेदर विद गोचर, तो इट इज रियली डिफिकल्ट। तो जैन साहब से आज हम लोग काफी क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में भी कि हाँ जैन साहब, कैसे हम लोग अपने इस डेट को काफी एग्जैक्ट डेट तक पहुंचाएं। क्या है, मैंने अभी पिछला वीडियो जैन साहब का अपलोड किया था कि जैन साहब कैसे ज्योतिष बने 25 साल की एज में, कैसे उनके में ये इच्छा जागृत हुई और 45 साल से अध्ययन और एनडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जिस किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करें उससे एक बेसिक हॉरोस्कोप बनाना निश्चित रूप से सीख लें। और तभी उनको भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ओवर टू अनिल जैन साहब, प्लीज। नमस्कार सुधीर जी, राजेश जी, धन्यवाद। और आपने एक किसी भी पुरुष जातक का डिटेल आपने दिया है, जिसका कि डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1986। जी टाइम है 5:35 और प्लेस है हल्द्वानी। जी। और आप जानना चाहते हैं कि इस जातक की जो शादी है वो कब होगी, शादी मतलब नहीं हुई है अभी तक, शादी कब होगी, यही प्रश्न है मेरे ख्याल में। जी जी। हम सबसे पहले तो ये जो लग्न चार्ट हम इसको बोलते हैं, ये हमारा बेसिक चार्ट होता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसका जवाब देने के लिए। और एक डिविजनल चार्ट है जो मैरिज के लिए हम यूज करते हैं, या जिसको हम मैरिज एनालिसिस चार्ट बोलते हैं। वो एक नवांश चार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये नवांश चार्ट बना हुआ है। ये राशि के 9 हिस्से हम कर देते हैं, तो हर हिस्सा जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। मतलब हम जोडियक के 108 पार्ट्स करते हैं। तो इस चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं कि मैरिज के बारे में जानने के लिए जो है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं लग्न चार्ट से, क्योंकि जो लग्न चार्ट से जो हमें इंडिकेशन मिलते हैं वो वाकई में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो हम डिविजनल चार्ट उसको कंफर्म करेगा। तो अगर हम इस व्यक्ति का या इस जातक का लग्न चार्ट देखें, तो थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैरिज से पहले और भी चीजें देखना जरूरी है कि लग्न क्या है, या जो मैरिज से कनेक्टेड और भी जो हाउसेस होते हैं उनका प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में कैसा है। तो खास तौर से मैरिज के लिए फर्स्ट हाउस या लग्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैरिज जो होती है दो व्यक्तियों के बीच में होती है, आप हैं, आपका जीवन साथी है। तो अपने आप को तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, और जीवन साथी को हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, सातवें भाव से देखते हैं। और जहां तक अगर हम इसको देखें लग्न को, तो एक ज्योतिष में एक लग्नादि योग होता है, कि जब लग्न के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन होता है तो उसको हम लग्नादि कहते हैं, क्योंकि ये मरकरी वीनस तो यहाँ पर है और जुपिटर ये 12th हाउस को देख रहा है। तो ये लग्नादि योग बनता है कि लग्न आपका बहुत स्ट्रांग है, यू आर लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, यू आर पोटेंशियल टू डू एनीथिंग इन द लाइफ एक्चुअली। तो ये लग्न इनका बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज, दो तीन इसमें जो योग मैं देख पा रहा हूँ, कि सबसे पहले तो ये 9th हाउस और 10th हाउस, 9th हाउस हमारा ये है, इसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्र है। ये 10th हाउस है, हमारा कर्म स्थान है, ये भाग्य स्थान है। और इन दोनों के स्वामी इकट्ठा यहाँ बैठे हुए हैं, मरकरी और वीनस। तो ये एक ज्योतिष में योग होता है जिसको हम कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। प्रोफेशन में इससे बेटर कोई योग नहीं होता। तो ये योग बना हुआ है धर्म कर्माधिपति, धर्म और कर्म के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन। फिर ये फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड, इसका लॉर्ड बुध है, मरकरी है, इसका लॉर्ड वीनस है, ये भी दोनों इकट्ठा है। और ये भी ये इंडिकेशन देते हैं कि
एक फाइनेंशियल योग होता है, धन से संबंधित योग होता है, जिसको हम अत्यंत धन लाभ योग कहते हैं, तो वो भी यहाँ बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सेकंड हाउस के साथ इसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो सेकंड हाउस भी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर जो है। और अगर हम देखें कि अभी तो 86 का बर्थ है, तो ऑलरेडी आई थिंक इज 37, तो शादी क्यों नहीं हुई, पहली चीज तो ये देखना पड़ेगा कि शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, और फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये मैरिज का घर होता है, सातवां भाव, या अपोजिट सेक्स का या हमारे जीवन साथी का घर होता है, इसको हम हाउस ऑफ मैरिज भी कहते हैं। तो इसकी अगर हम पोजीशन देखें थोड़ा सा जो है, इसका जो इसमें राहु का प्लेसमेंट तो हम देख ही पा रहे हैं, और दूसरा इसका जो लॉर्ड है जुपिटर, वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, छठे भाव में प्लेस्ड है, मतलब अपने से 12वीं पोजीशन में है। और ज्योतिष में जो अपने से 12वीं पोजीशन जो है, वो हम कहते हैं कि हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, या त्रिक स्थान है, या बहुत अच्छा नहीं माना जाता उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में जो है। और दूसरी चीज ये है कि दोनों तरफ अशुभ ग्रह, मंगल है, यहाँ पर राहु है, तो इसको हम कहते हैं कि द प्लैनेट इज हैम्ड बिटवीन टू मैलेफिक, या पाप का त्रियोग हम इसको बोलते हैं। और इसके अलावा सन और एक सन है, सन भी यहाँ पर दिख रहा है, शनि है, उसका थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पर है। इसमें जुपिटर इज एसोसिएटेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स, जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं ज्योतिष में, उसका जुपिटर के साथ संबंध है, पहली चीज। जुपिटर कि ये 7th हाउस का लॉर्ड है, जिसका कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैरिज के लिए जो है, क्योंकि किसी भी हाउस को जब हम देखते हैं या असेसमेंट करते हैं, तो 3 चीजों से करते हैं कि उस हाउस में कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है, मतलब कौन से प्लैनेट वहां बैठे हुए हैं, कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, उसका जो स्वामी है उस हाउस का, और तीसरा होता है कारक की क्या पोजीशन है। तो जहां तक हाउस का सवाल है, जैसे मैंने कहा राहु है, सन देख रहा है, मंगल यहाँ देख रहा है, तो प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, पहली चीज। सेकंड चीज, इसका जो लॉर्ड है स्वामी जुपिटर, वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा सारे मैलेफिक प्लैनेट के साथ एफ्लिक्टेड है। लेकिन जो कारक ग्रह होता है शादी का, या मेल में वीनस या शुक्र होता है, और फीमेल में जुपिटर होता है। तो यहाँ मेल है क्योंकि, तो उसका जो कारक है वो शुक्र है, वीनस है यहाँ पर। और जिसका हम देख रहे हैं कि वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, वीनस अपनी राशि में भी है, और तीनों शुभ ग्रहों का उसके सेकंड हाउस के साथ एसोसिएशन है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है उस हाउस में, उसके लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कारक की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। तो तीनों चीजों को जब हम कंबाइन करके असेसमेंट करते हैं, तो देन वी हैव एन आइडिया अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ दैट लाइफ। और अगर हम नवांश चार्ट को देखें, ये जो शादी का घर है और इसमें शादी का जो डिविजनल चार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हमें लग्न को देखना पड़ेगा। और लग्न आप देख पा रहे हैं कि ये 2 नंबर राशि है, और वहां पर शुक्र जो है अपनी राशि में ही जो है वो प्लेस्ड है, और इधर जो है वो जुपिटर भी है, तो लग्न बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि जो डिले है शादी में, वो इसीलिए है कि जो शादी का जो लॉर्ड है जुपिटर गुरु, वो अपने से 7वें घर से 12वें भाव में चला गया, और उसके साथ सभी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। बट क्योंकि वीनस का प्लेसमेंट अच्छा है, जो कि शादी का कारक है मेल के हॉरोस्कोप में, और नवांश में भी लग्न जो है वेल प्लेस्ड है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है? इससे इंडिकेशन मिलता है कि शादी में देरी जरूरी है, देरी तो है, लेकिन शादी का सुख भी मिलेगा इस व्यक्ति को, ऐसा हो नहीं सकता कि शादी ना हो, पहली चीज तो इससे हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि इस व्यक्ति की शादी तो अवश्य होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि शादी ना हो। और डिले का भी कारण मैंने बताया कि जो लॉर्ड है जुपिटर, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। और एक चीज हम और भी कहते हैं कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड, जैसे यहाँ पर गुरु है, जुपिटर है, अगर वो वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो वो भी थोड़ा सा एक शादी में बाधा डालता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गुरु है वो रेट्रोग्रेड है, आर का मतलब वक्री है। उस टाइम जब ये व्यक्ति का जन्म हुआ, तो गुरु भी जो है वक्री था, तो वो भी एक शादी में बाधा डालता है। और बाधा ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी एज जो है वो 37 ईयर्स की हो चुकी है। बट जैसे मैंने कहा, क्योंकि वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है,
नवांश चार्ट में लग्न का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और नवांश चार्ट में ये जो 7th हाउस है, 8th हाउसेस हैं, ये भी वेल प्लेस्ड है। तो दैट गिव्स एन एश्योरेंस कि इस व्यक्ति की शादी अवश्य होगी। पहली चीज तो ये हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्योंकि कई बार होता है कि देयर इज ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज, तो हम कह देते हैं भी शादी नहीं होगी या कोई शादी करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो केस यहाँ पर नहीं है, शादी अवश्य होगी। अब क्वेश्चन ये है कि शादी कब होगी। अब जो भी कोई भी जो इवेंट है, या हम कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो तीन चीजें हम लोग देखते हैं। पहला तो उस हाउस की क्या पोजीशन है, जो कंसर्न हाउस है उसकी क्या पोजीशन है। दूसरा हम देखते हैं कि दशा किस प्लैनेट की ऑपरेट हो रही है। और तीसरा, जो आज की डेट में जो जोडियक में प्लैनेट की पोजीशन है, उसका हमारे हॉरोस्कोप पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं गोचर का प्रभाव या ट्रांजिट का जो इफेक्ट होता है, वो हम देखते हैं। तो जहां तक हाउस का सवाल है, वो हमने देख लिया कि ये इंडिकेशन है कि डिले है, प्रॉब्लम है, लेकिन शादी का सुख भी है, शादी का डिनायल इस हॉरोस्कोप में नहीं है। अब जो प्रिडिक्ट है इवेंट कब होगी, अब अगर हम दशाएं देखें, तो आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की जो दशा है वो राहु की दशा ऑपरेट हो रही है। और राहु की दशा 7th हाउस में प्लेस्ड है, इट्स नॉट सपोज टू बी ए गुड दशा एक्चुअली। और अभी जो पीरियड चल रहा है 12 दिसंबर 2023 से राहु की महादशा में मून का अंतरदशा चल रही है, मतलब मेन पीरियड ऑफ राहु, सब पीरियड ऑफ मून इज बीइंग ऑपरेटेड। और ये चलेगा 12 जून 2025 तक। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये मून है, मून ये 8th हाउस में प्लेस्ड है नवांश चार्ट में। और जो भी प्लैनेट नवांश चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, वो फेवरेबल नहीं होते शादी के लिए, या बल्कि जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो जाती है, ऐसी दशा में उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहूंगा कि राहु मून की दशा में कोई शादी की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर राहु मार्स का पीरियड शुरू होगा, और राहु मार्स का जो पीरियड है वो भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते। या अगर मैं कहूँगा कि अगर प्रपोजल आता भी है, या हम फाइनलाइज करने के मूड में होते हैं, इस दशा में हमें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तो जुपिटर का एक पीरियड शुरू हो जाता है, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, जून 26 के बाद जो है। तो ये दशा जो है जून 26 से, क्योंकि ये 7th हाउस के लॉर्ड की दशा ऑपरेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये शादी के लिए फेवरेबल दशा होगी। और जहां तक गोचर की अगर हम बात करें, तो आजकल जो गुरु है, गुरु 1 नंबर राशि में या मेष राशि में गोचर कर रहा है। और 1 मई को ये जो गोचर होगा, 1 नंबर राशि से 2 नंबर राशि में, टॉरस साइन में आ जाएगा। और जुपिटर जो है एक राशि में 1 साल रहता है, तो 1 साल यहाँ रहेगा 24 से 25 तक, 25 से जून 26 तक यहाँ रहेगा। और जून 26 में जुपिटर जो है यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर राशि में या कैंसर साइन में, जो यहाँ पर 11th हाउस है। और यहाँ आने के बाद जुपिटर का 9th एस्पेक्ट होता है, तो जुपिटर इस भाव को देखेगा, शादी के भाव को जो है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि इस व्यक्ति की जो मैरिज है वो जून, या मैं कहूँगा जुलाई अगस्त 2026 में फाइनलाइज होगी, और 100% शादी होगी। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी का डिनायल इस हॉरोस्कोप में नहीं है। लेकिन अभी भी जो मैरिज का जहाँ तक सवाल है, 2 साल वेट करना पड़ेगा, और जुलाई अगस्त 2026 में शादी जो है इस हिसाब से पूरी तरह से हो जानी चाहिए, डिसाइड हो जाना चाहिए शादी का जो है। तो ये निष्कर्ष निकलता है इस हॉरोस्कोप से। थैंक यू प्रोफेसर जैन साहब। रईस ओबराय जी, आपको जैन कुछ साहब, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, आई रियली अप्रिशिएट इट। कुछ और जानना चाहें ओबराय साहब आप इस बारे में तो बताएं। नहीं या नहीं, कुछ नहीं नहीं नहीं, आई एम समझ? सेटिस्फाइड। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। और हमको भी कहीं गलती करते थे तो काफी मालूम चला कि क्या करना चाहिए। ओके, तो हम्म। प्रोफेसर जैन साहब, मैं आपसे संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो ये चाहते हैं कि आप उत्तर दें, और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सबके उत्तर दिए जा सकें। दिक्कत इस बात की भी है कि बहुत सारे नॉन सीरियस
भी जातक होते हैं, तो किसी को मना करना भी अच्छा नहीं लगता है और सबके लिए हाँ करना भी अच्छा नहीं लगता है। महाभारती चैनल ने आपसे अनुरोध किया था कि ये एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हमारे पूर्वज जितने निपुण थे वो एक्यूरेसी अभी तक नहीं आ पाई है एस्ट्रोलॉजी में। आपकी भी चेष्टा रहती है कि आपका तो ज्ञान काफी है, तब भी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आप सोचते हैं जनरेशन नेक्स्ट को मुझसे भी ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, मुझसे भी ज्यादा जानना चाहिए। तो पिछले चर्चा में राजेश ओबराय जी ने भी आपसे कहा था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आप एक बुक लिखिए। एक बुक D10 पे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इन सब में भी काफी व्यय आता है और ऑब्जेक्टिव आपका भी यही है कि इसको प्रचार प्रसार किया जाए और चैरिटी भी की जाए, और चैरिटी करने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। तो मेरा सुझाव ये था कि हम अपने जो रुचि ले रहे हैं, जो सीरियस हैं अपने बारे में जानने के लिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उनसे कुछ डोनेशन की धनराशि हम रख लें, से 1,001 रुपये प्रति क्वेश्चन, और बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए हुए हम अपने पैनल पे इसकी चर्चा करें, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करें, जिससे कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं या हम जैसे अज्ञानी हैं सीखें किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप की स्टडी की जाती है। मेरी सोच ये थी कि आजकल मार्केट में इतने एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं, कम ज्ञान की वजह से पब्लिक को भ्रमित करते रहते हैं। हमारा चैनल, हम चाहते हैं विद सम इनोवेटिव डिफरेंस से काम करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स का उद्देश्य धन संचित करना कदापि नहीं है। सीनियर सिटीजन्स दूसरों को सिखाना चाहते हैं और इस विद्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी सोच ये थी कि किसी भी प्रकार से कोई भी हमारा क्लाइंट जो है, जो हमसे क्वेश्चन पूछे, असंतुष्ट ना महसूस करे, और अगर किसी वजह से हम आपके द्वारा बताई गई किसी बात में कोई त्रुटि हो जाती है, तो वो खुले दिल से हमको बताए कि भाई हमारे प्रोफेसर साहब ने जो एनालिसिस की थी उसमें ये त्रुटि पाई गई है, हम उसकी दोबारा चर्चा कर लेंगे। उसके लिए हम कोई डोनेशन की भी बात नहीं करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके द्वारा डोनेशन की धनराशि हम वापस भी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक चैलेंज के साथ, एक डिफरेंस के साथ ये चैनल काम करे और सच्ची और सीधी सेवा जनमानस की हो। इसके बारे में राजेश ओबराय जी आप क्या सोचते हैं? और आप जितना सोचेंगे सुधीर वो काफी सुधीर जी मायने प्रोफेसर जैन साहब के लिए। सुधीर जी, आई लाइक दिस आइडिया। चैरिटी का जॉब है। और अब आप ऐसा करिए कि आप अपना फोन नंबर या जिसपे पेमेंट देना है, और कहाँ कोई मेल नंबर जिसपे कि अपना जन्म कुंडली की डेट्स वगैरह देनी है, वो भी साथ में लगा दीजिए। चैरिटी वाला है। इफ समवन वांट्स टू गिव डायरेक्टली चैरिटी टू दिस चैनल फॉर एस्ट्रोलॉजी के लिए, उसको भी इंक्लूड कर दीजिए उसमें। विद सम चैलेंजेस के साथ है, क्योंकि हम ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, हमारा पैसा मिंट करने का उद्देश्य नहीं है, और हम चाहते हैं लोग सीरियस रहें। और हमारे अनिल जैन साहब जो हैं ये स्थापित करें कि लोगों को जो दूसरी जगह बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट देके, डोनेशन देके, छोटा सा डोनेशन देके वो ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे। आपके स्टूडेंट्स भी, हमारे व्यूअर्स भी खुद भी सीखेंगे, और इस विधा को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरी सोच ये है प्रोफेसर और जैन। सुधीर जी, मैं ये भी कहूंगा कि इस जो भी धनराशि मिलेगी इस तरह से, उसका हम उपयोग या तो चैरिटेबल काम के लिए करेंगे, या फिर ज्योतिष का जो उसका विस्तार करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इस नॉलेज के बारे में, उसके बारे में इस्तेमाल करेंगे, और किसी पर्पज के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो आज की सभा में इसी कंक्लूजन के साथ आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय श्री राम करते हैं,
और चाहते हैं ये देश की जनता जो में विजडम प्रिवेल करे और अच्छी अच्छी बातें आगे होती रहें।